नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फोकस भारत लाइव। आज हमारे साथ में हैं सहारनपुर के कद्दावर और फायर ब्रांड नेता विनोद तेजियान जी। बहुत दिन से बहुत सारे लोग विनोद तेजियान जी को सुनना चाह रहे थे। विनोद तेजियान जी 2007 में बसपा सरकार में राज्य मंत्री रहे और यहाँ के सहारनपुर के सामाजिक ताने बाने को भलीभांति समझते हैं। तेजियान जी, आप कद्दावर नेता रहे हैं और समाज आपको सुनना चाहता है, तो जो यहाँ सहारनपुर की राजनीति में घट रहा है उसको कैसा देखते हैं? एक तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप सहारनपुरी नहीं बल्कि आसपास के तमाम अपने दर्शकों को आज हमारे से बातचीत करके उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, केवल अकेले सहारनपुर की राजनीति नहीं है, पूरे भारत की जो राजनीति है बहुजन राजनीति। हम दलित शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते चूँकि ये असंवैधानिक शब्द है। बाबा साहब ने संविधान में एससी शब्द का प्रयोग किया है। चाहे हरिजन शब्द हो, ये शब्द भी हमें ब्राह्मणवादियों ने, गांधी जी ने दिया है। चाहे दलित शब्द हो, ये भी इन्होंने ही हमें दिया है। चाहे हमें अछूत बनाने का काम किया हो, वो भी ब्राह्मणवादियों का खेल है। इस देश में जितने भी अपमानित करने वाले शब्द हैं वो सारे हमें इन लोगों ने दिए हैं। बेसिकली हम सब लोग जो हैं इस देश में रहने वाले सभी लोग, 6,500 जातियाँ इस देश के अंदर हैं। इसमें से शायद 1-2 जातियों को छोड़ करके जितने लोग हैं ये सारे के सारे नागवंश के लोग हैं और नागवंश के लोग ही भारत के कभी राजा थे। यानी हम और ये भारत की प्रजा, ये सब राजा महाराजाओं की औलादें हैं। अब जहाँ तक आप सहारनपुर की राजनीति की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी एससी की लीडरशिप है ख़ास तौर से, उसमें सहारनपुर के लोगों को ये गर्व था अभी तक कि यहाँ बाबू जगपाल सिंह हरिद्वार से एमपी होते थे। सहारनपुर और हरिद्वार एक ही ज़िला था। सहारनपुर और हरिद्वार एक ज़िला होता था और 2 पार्लियामेंट होती थी, एक सहारनपुर से एक हरिद्वार से। तो हरिद्वार से वो 1980 में एमपी बने। और आप ये समझिए कि जब बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह विपक्ष के नेता थे और आज जो भी हो रहा है, आज बीजेपी की सरकार में इस देश में जो भी हो रहा है, इससे ज़्यादा आतंक उस समय संजय गांधी का था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और संजय गांधी के पेशाब में चिराग जलता था। तो बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा था, हुटिंग करवाई जा रही थी। संजय गांधी ने बड़ा षड्यंत्र किया हुआ था। तो जगपाल सिंह एमपी ने खड़े होकर के संजय गांधी को 7-8 थप्पड़ पार्लियामेंट में मारने का काम किया भारत की प्रधानमंत्री के सामने, और तिहाड़ जेल चले गए। और कमाल की बात यह हुई कि चौधरी साहब और बाबूजी ने उनकी जमानत करने की कोशिश की तो एमपी साहब ने कहा कि नहीं, गलती सारी संजय गांधी की है। जब गलती संजय गांधी की है तो आप लोग मेरी जमानत क्यों करवा रहे हो, पार्लियामेंट मत चलने दो और इंदिरा गांधी खुद बुलाएगी। और ये वक्त आया कि इंदिरा गांधी ने खुद बुलाया और इंदिरा जी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पार्लियामेंट में बुला करके उस मुकदमे को एक्सपेंज करवाया और जगपाल सिंह जी बिना जमानत के बाहर आए। तो यह गर्व था इस जिले का। और आज की तारीख में जो लोग राजनीति, चूँकि मैं सहारनपुर की बात नहीं करता, हम लोग तो पूरे देश में घूमते हैं। हमारे समाज की समस्या अज्ञानता है और इसको जानकारी देना हम अपना धर्म समझते हैं। तो हम तो जानकारी देने वाले लोग हैं। बाबा साहब जो करके गए, हमारा अपना कुछ नहीं है, केवल उसको पढ़ के समाज को बताना है, बस। तेजियान जी, मैं अगर सहारनपुर के राजनेताओं की बात करूं, बहुजन नेताओं की मैं बात करूं, रविंद्र मोल्लू जी हैं वो बीजेपी में चले गए, जगपाल जी हैं वो बीजेपी में चले गए और जितने कद्दावर नेता थे सब इधर उधर हो गए। तो आज आपको नहीं लगता कि सहारनपुर की जो लोग हैं, जो सहारनपुर का दलित समाज है, बहुजन समाज है, वो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि जिन माननीय विधायक जी का आप नाम ले रहे हैं उनको बीएसपी ने 4 टिकट दिए, वो 2 बार एमएलए बने। दूसरे एक जगपाल सिंह थे, उनको ऐसे दिखाया जाता था जैसे वही यहाँ बसपा है, जबकि वो पहली सरकार बनने के बाद जो सपा और बसपा की सरकार थी उसमें वो नहीं थे पिक्चर में कहीं। जब बहन जी मुख्यमंत्री हुई और वो यहाँ से चुनाव लड़ने आई तब वो पार्टी में आए थे। उससे पहले हम उनसे पहले काम कर चुके थे और भी बहुत सारे लोग हैं। रघुवीर सिंह बोध जी उनसे पहले थे, सरदार रघुवीर माखन उनसे पहले थे, बाबू वो आपका जो ताजपुर वाले एडवोकेट हैं
वो उनसे पहले थे, बहुत सारे लोग हैं जो उनसे पहले थे, लेकिन ऐसा दिखाया गया। सच्चाई ये है कि जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हो, ये जिनको आप दलित लीडर बता रहे हो, ये कोई दलित नेता नहीं थे। बाबा साहब ने जिनको टूल्स और कैटल्स कहा है, टूल्स का मतलब होता है एक औजार और उसका इस्तेमाल, औजार कितना ही भारी भरकम हो, इस्तेमाल उसका दूसरा करता है। कैटल्स को एक हाँकने वाले कुछ और लोग होते हैं। तो ऐसे ही ये लोग तो दूसरों ने इनका इस्तेमाल किया है और वही लोग इनको आगे राजनीति में लेकर आए। टिकट किसी का तय हुआ, उन्होंने मिलकर के उसको असाइड कर कर ऐसे लोगों को वो ले आए। अब रही बात बसपा ने, चूंकि बहन जी को मिशन सारा ख़त्म करना था, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं थी कि साहब कांशीराम के पूरे आंदोलन को ख़त्म करने का काम बहन जी ने किया है। ईमानदारी की बात यह है कि अगर इस पार्टी में बहन जी न होती और साहब कांशीराम बामसेफ के लोगों की बात मान लेते और इनको अपने साथ ना रखते, तो 96 में जब देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने 16 महीने के लिए, और मात्र 40 MP देवगौड़ा के पास थे, वो प्रधानमंत्री बने थे। जबकि IB की रिपोर्ट ये थी RSS को कि अगर मुलायम सिंह और कांशीराम जी को अलग अलग ना किया गया तो उत्तर प्रदेश की 85 लोकसभा में से 80 लोकसभा की सीटें गठबंधन जीतेगा, सपा और बसपा जीतेगी, और बाकी हरियाणा और पंजाब पूरा का पूरा बसपा के और लोकदल के पक्ष में चल रहा था, अकालियों के। और इधर फूल सिंह बरैया ने मध्य प्रदेश में तैयारी की हुई थी, यानी कांशीराम जी अपने दम पे 150 से ज़्यादा सीटें अपने आंदोलन के दम पे लेकर आ रहे थे। जब 40 पे देवगौड़ा बन सकते हैं तो 150 पे कांशीराम जी को कौन रोक रहा था? कांशीराम जी भारत के प्रधानमंत्री बनते। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बहन मायावती थी। इन्होंने 4 महीने के लिए बीजेपी से समझौता किया और बीजेपी ने इनको जो है झगड़ा लगा करके प्रायोजित घटना करवाई गई। जो जून के महीने में, जो 2 जून 1995 में जो घटना हुई थी, वो घटना प्रायोजित घटना थी। और उस घटना को करा करके साहब की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की। डाउट तो उनको हो गया था कि सारा का सारा ये सब चल क्या रहा है, लेकिन ये मुख्यमंत्री होगी, इनको अपना Z+ की सुरक्षा होगी। साहब को धीरे धीरे साइड किया गया और इस तरह से ये तय उसी समय हो गया था कि इस पार्टी को ख़त्म करना है। और आज पार्टी खात्मे की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारे दलित लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये जो BSP पार्टी है ये मान्यवर कांशीराम की पार्टी है, क्योंकि ये पार्टी मायावती ने नहीं बनाई, इसलिए मायावती इसका पतन होते देख रही है और उसके पतन पर मायावती को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसकी पार्टी है ही नहीं। देखिए देवेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सच है। सच्चाई यह है कि पार्टी तो समाज के लोगों ने तिनका इकट्ठा करके और रात दिन मेहनत करके और अपनी नौकरियों को खतरों में डाल करके बामसेफ का निर्माण हुआ और बामसेफ की जागरूकता के अभियान से बसपा का जन्म हुआ। और बहन जी इस पिक्चर में उस समय कहीं भी नहीं थी। उसके बाद बहन जी से तो सौदेबाजी करके इस पार्टी को, इस पूरे आंदोलन को ख़त्म कराया गया। चूँकि मुख्यमंत्री बनने से एक मुख्यमंत्री की CBI जाँच होते ही सारा मामला ख़त्म। लेकिन CBI प्रधानमंत्री के अंडर में, कांशीराम जी भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। प्रधानमंत्री को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बन गई। तो इनको जो सौदेबाजी थी, 4 बार इनको मौका, 3 बार किसने इनको मुख्यमंत्री बनाया है? 3 बार इनको मुख्यमंत्री बना दिया। एक इनको बहुमत की सरकार, साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो बहुमत की सरकार इनकी आ गई। तो इनको बीजेपी ने, जो RSS है, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं जो भारत को चलाती हैं, उन लोगों के साथ में जो इनका सौदा था वो पूरा हो गया है। इसलिए इन पे क्या फ़र्क पड़ना है? पार्टी इनकी थोड़ा, इनके जो लाखों लोगों का खून पसीना लगा था, जो आज कहीं भी पार्टी के अंदर नहीं है, इन्होंने दलाल और भड़वों की फौज इस पार्टी के अंदर इकट्ठी कर रखी है। और कमाल की बात यह है कि कहीं भी जो कैडर की बात ये करते हैं, बकवास करते हैं, कैडर का तो इन्हें मायने भी पता नहीं कि कैडर किसे कहते हैं और कैडर में बताया क्या जाता है। कैडर का मेन मकसद होता है दोस्त और दुश्मन की पहचान कराना। और दुश्मन इनकी गाड़ियों में बैठे हुए, दुश्मन इनके बराबर में बैठे हुए, तो क्या ये खाक समाज को जागरूक कर रहे हैं? क्या ये समाज को जानकारी दे रहे हैं? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये तो इनका खात्मा होना तय है। इसको कोई नहीं बचा सकता, इसको केवल बहन जी बचा सकती हैं। अब यदि बहन जी आज भी टिकटों में पैसा लेना बंद कर दे, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, टिकटों को बेचना बंद कर दे, टिकटों में पैसा लेना बंद कर दे, तो इससे अच्छी पार्टी पूरे देश में नहीं है। अगर टिकटों को बेचना बंद कर दे, टिकटों में पैसा लेना बंद कर दे, और जब नरेंद्र मोदी 38 दलों का गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, अगर बहन जी ठीक है सही गठबंधन में आ जाए
और टिकटों में पैसा ना ले, क्योंकि टिकटों में पैसे का मतलब है, जो आपने अभी सहारनपुर की दलित राजनीति की बात की है, ये दोनों जो नगीने थे, जो 4-4, 5-5 टिकट भी इन्होंने बसपा के ले लिए, और जितने लोग एमएलए एमपी बने थे बसपा से, इन्होंने जो दलित समाज के जो अच्छे लोग थे हमारे जैसे, वो तो इन्होंने आउट कर दिए सारे। किस किस के नाम बताऊं मैं, कहाँ किस किस के नाम बताऊं पूरे उत्तर प्रदेश में। आज दद्दू प्रसाद जी को कहाँ मजबूर होना पड़ रहा है काम करने के लिए, आज हमें काम कहाँ करना पड़ रहा है। आज घुराराम चमार को इन्होंने कितनी बार पार्टी से निकाला, और आपका तमाम जो भी हमारे एससी के अच्छे लीडर थे उन सबकी बेइज्जती कर कर निकाली। लेकिन जो इनके नगीने थे, जिन्हें इन्होंने टिकट दिया, वे बदमाश सारे के सारे पार्टियां छोड़ कर खुद भाग रहे, उसके ऊपर इनका कोई रिएक्शन नहीं है। वो तो सारे के सारे अपने आप ही जा रहे। तो ये सारे लोग जा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये लोग पैसा देकर आते हैं। तो जब पैसा देकर आते हैं, ना तो ये मेरे समाज का काम करते हैं, ना ही ना हमारे समाज से कोई वो रहती है। इस काम को बहन जी बंद करवा दे, बहन जी पैसा लेना बंद कर दे टिकटों में, ये पार्टी फिर आसमान में मिलेगी। मैं कह रहा हूँ इस बात को दावे से। बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहे, बहन जी 10 साल मेहनत कर ले, टिकटों में पैसे न ले, तो वो प्रधानमंत्री की दौड़ में है। आपको नहीं लगता कि आज बीएसपी की वो स्थिति है कि वो कोई उनको टिकट के पैसे भी दे नहीं रहा? ऐसा है। मैं इसके लिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जब प्रमोशन में रिजर्वेशन, जब मैं हम लोग बसपा के अंदर ही राज्य मंत्री थे और पार्टी में कोऑर्डिनेटर भी हम रहे। हम तो बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, इन सारे मंडलों में हमने काम किया। और रामपुर स्टेट जैसे ज़िले में, जहाँ एक जिला पंचायत का सदस्य बसपा का नहीं बनता था, हमें तो हमारे प्रभारी रहते हुए वहाँ एमएलए भी बना। हमारे चुनाव देखते हुए, जब हम उस मंडल के प्रभारी थे और उस चुनाव को देख रहे थे, तो वहाँ एमएलए भी जीत करके आया था। और जहाँ जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी तो हमने ईमानदारी से काम किया। लेकिन जब प्रमोशन में रिजर्वेशन के आंकड़े बहन जी ने नहीं दिए, तो हमने तभी ये तय कर लिया था कि जो अपने समाज के अफसर हैं उनके डिमोशन 2-2.5 साल बाद होने की संभावना बन रही है, और बहन जी उसे ही गंभीरता से नहीं ले रही। जिन लोगों के खून पसीने से ये सब आया है आंदोलन, उनके डिमोशन हो जाएंगे 2-2.5 साल बाद, और बहन जी जो है उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही। जबकि हम और आरपी सिंह इंजीनियर, समाज में ऐसे लोग भी कम मिलते हैं, वरना नौकरी पता नहीं कितने करते हैं। मैं आरपी सिंह इंजीनियर की तारीफ़ करूँगा कि एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होने के बावजूद उन्होंने अपनी खतरे में डाल कर नौकरी को और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बनाई, और हमारे जैसे लोगों को भी उन्होंने ये बताने का काम किया कि भाई ये सारे डिमोशन होंगे, इसको मुख्यमंत्री को बताओ। हमने उनके लेटर ले करके अपने लेटर हेड पर उनको टाइप करवाया, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंग्रेजी के फैसले थे वो सारे हिंदी में ट्रांसलेट करके बहन जी को 3 बार हमने देने का काम किया कि बहन जी एक कमेटी बना करके हमारे रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हिस्सेदारी। यूपी में एससी एसटी की 23% हिस्सेदारी बनती है, लेकिन अभी तक हमारा कोटा केवल 11% पूरा हुआ है, तो बाकी अभी हमारा खाली है। इतनी सी रिपोर्ट आपको देनी है। अगर इतनी सी रिपोर्ट दे दी तो किसी का भी डिमोशन नहीं होगा। लेकिन बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्रा के दबाव में, और कुछ उनके और वकील थे नगीने, जो कोई पैरवी कोर्ट में नहीं कर रहे थे, और जिनके आप नाम ले रहे, जिन्हें आप दलित नेता बता रहे हो, इनके तो ABCD भी नहीं पता है। काउंटर एफिडेविट तक भी 4 साल तक भी कोर्ट में दाखिल नहीं किया इन लोगों ने। और इस तरह से जब बहन जी तो नहीं रही, बहन जी को तो जाना था, उसके बाद जब दूसरी सरकार आई तो हमारे लोगों के 2.5 लाख के डिमोशन हुए। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो हमारा दिल अंदर से वो हुआ। तो हमने तो, अगर आपको याद होगा, तभी बगावत कर दी थी, वरना राज्यसभा में MP होता। राज्यसभा में चूँकि मेरा टिकट काट कर गई 2006 में मुर्लू को दिया था 7 वाले चुनाव के लिए, और उसी समय ये तय हो गया था कि हम MLA से ज़्यादा के लायक हैं। तो हमारे लिए पार्लियामेंट तय हुई थी कि अगर सहारनपुर रिजर्व होगी तो सहारनपुर रिजर्व लड़ेंगे, और अगर रिजर्व ना हुई तो पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट। लेकिन हमने ना तो राज्य मंत्री की परवाह करी, ना कोऑर्डिनेटर की परवाह करी, और ना राज्यसभा की परवाह करी, और ना आगे करूँ ज़िंदगी में इस बात की। जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस देश में पैदा हुए, उसके लिए लड़ेंगे और सच्चाई बोलेंगे। किसी की माँ पर सच्चाई बोलने से रुकने वाले नहीं हैं। जो बहुजन वोट था, चाहे वो OBC वोट हो, वाल्मीकि वोट हो, कश्यप वोट हो, तो बहुत सारे वोट जो है वो BSP को मिला करते थे। तो और आज ये स्थिति ये है कि दलित वोट भी BSP के पास नहीं जाना चाहता। तो क्या आपको लगता है कि वो स्थिति मायावती जी दोबारा ले आएंगी? देखिए, मैंने आपको एक बात कही है, कोई स्थिति दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है। निचले लेवल पर ये प्रचार हो गया है। ये बसपा के नेता तो बता नहीं रहे ऊपर जा कर के, निचले लेवल पर ये प्रचार हो गया, और प्रचार नहीं है, हकीकत है।
जिन बेईमानों को ये पैसों में टिकट देते हैं वही सारे के सारे जब पार्टी छोड़ते हैं और पार्टी में रहते हैं तो पर्दे के पीछे वो जब हमारे लोग उनके यहाँ जब वो एमएलए एमपी होते हैं और हमारे लोग एससी के काम लेकर जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आपके नेता को तो हमने पैसे दे रखे हैं तो हम आपका काम क्यों करें। अभी इस जिले से 5 साल तक एक एमपी रहा है कोई शेड्यूल कास्ट में, 19 में एमपी रहे, शेड्यूल कास्ट में कोई पत्थर दिखा दो 25 करोड़ रुपया तो आया है। 25 करोड़ में आप कोई 2 करोड़ का काम मेरे समाज में दिखा दो पूरे ज़िले में। और उसी का रिएक्शन था कि हमने आगे बढ़कर के दूसरे आदमी का साथ दिया और आज लगभग जो है 20% हमारे समाज में जा रहा है जिसको हम जल्दी 30% करा देंगे। तो ये जो पैसे लेने का लेन देन था, इस लेन देन का प्रचार नीचे तक हो गया, इस सच्चाई का लोगों को पता लग गया। तो बहन जी दोबारा इसको अगर इसको बंद कर दे, ऐलान उनको करना पड़ेगा, किसी कोऑर्डिनेटर और किसी की बात कोई सुनने वाला नहीं है। बहन जी को खुद आकर के मैदान में इसका प्रचार करना पड़ेगा और हो सके तो सतीश चंद्र मिश्रा को भी आउट करना पड़ेगा। वो मिश्रा जी को आउट कर दे और पैसे लेने की बात को कह दे कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा पार्टी के लिए। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ पार्टी आसमान में मिलेगी। हमारे लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं ये सारे लोग मजबूरी में दुखी होकर के, परेशान होकर के, क्योंकि ये सब जो चल रहा है, जो हमने मान लो सब कुछ किया पार्टी के लिए करते भी और उसके बावजूद जो लोग बनते हैं वो हमारे ही समाज के लोगों का काम नहीं करते हैं, उनके दिमाग। और ये बात स्वाभाविक है, जब आदमी पैसे देगा तो वो क्यों आपका सम्मान करेगा, क्यों आपकी इज्जत करेगा, क्यों आपके लोगों का काम करेगा। तो इस सारे पैटर्न को बिगाड़ने का काम बहन जी ने किया। लोग कोऑर्डिनेटरों को गाली देते हैं, अरे कोऑर्डिनेटर तो सारे के सारे जो है जैसा उन्हें कहा जा रहा है वो तो उन्हें तो अच्छा काम धंधा उन पर कुछ है नहीं है, उन्हें तो ठीक मिल गया अपना काम, अपना वो भी अपना बना रहे हैं बीच में। जो दलित नेता दूसरी पार्टियों से जीत कर आते हैं, अगर मैं बात करूं देवेंद्र नीम की, देवेंद्र नीम दलित समाज के लिए उस स्तर से काम करते नहीं दिख रहे जिस तरह से उनको काम करना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की योजनाओं से, इस तरह के जो पैटर्न है, इससे दलित समाज कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है? देखिए सच्चाई है, जो सवाल ये आप आज मेरे से पूछ रहे हो, बाबा साहब ने 1932 में ही बता दिया था। बाबा साहब इस तरह का रिजर्वेशन नहीं चाहते थे। जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, वो ये चाहते थे हमारे लिए सेपरेट इलेक्टेट हो। सेपरेट इलेक्टेट भारत में अंग्रेज़ों ने मुसलमान भाइयों को और सिखों को, सरदारों को, आज़ादी से पहले अपनी सरकार में अंग्रेज़ों ने मुसलमान भाइयों को और सिख भाइयों को दोनों को रियल रिप्रेजेंटेशन यानी सेपरेट इलेक्टेड दे रखा था। बाबा साहब ये चाहते थे कि SC ST के लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, उनको भी रियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, उनको भी सेपरेट इलेक्टेड। सेपरेट इलेक्टेड का मतलब था अंग्रेज़ों के टाइम में भी जिस सीट पे मुस्लिम लड़ता था वहाँ दूसरे लोग चुनाव नहीं लड़ते थे। सेपरेट का मतलब पृथक निर्वाचन। अब समाज हमारा साथ नहीं दे पाया। उस समय बाबा साहब का जो रैलियाँ चल रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, समाज हमारा खड़ा होगा। जगजीवन राम को नेता बना करके गांधी और नेहरू ने, ब्राह्मणों ने जगजीवन राम को पैदा कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या समाज की होगी, ये जिस समय जो सही लड़ता है ये सही के साथ नहीं खड़े होते। ब्राह्मणवादी जिसको नेता बना करके पेश कर देता है, ये उसके हेलीकॉप्टर, उसकी बड़ी बड़ी कारें, और उसको ये देखने लगते हैं जो अखबारों में छपने लगता है। ये कभी ये नहीं देखते बाबा साहब को इन्होंने पूरे आज़ादी के आंदोलन में छिपा करके रखा, जबकि वो हमारे लिए असली लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस समय इन्होंने जगजीवन राम को दिखाया। तो बाबा साहब ने उसी समय कहा था, वो ये चाहते ही नहीं थे। ये तो उन्होंने मजबूरी में गांधी जी के साथ जो समझौता हुआ था, यरवदा जेल में जो समझौता हुआ था पुणे के अंदर बैठकर, जिसको इतिहास में पुणे पैक्ट कहा जाता है, इसको करने के बाद ही बाबा साहब ने कह दिया था। जो देवेंद्र नीम की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सारे ही SC ST के नेताओं की बात कर रहा हूँ जो रिजर्व सीटों पर लड़ते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अब समाज को नेता नहीं मिलेंगे, अब समाज को दलाल और भड़वे मिलेंगे, टूल्स और कैटल्स मिलेंगे। वो नाम पर तो आपके चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित सीटों पर हम इस समाज के हैं, लेकिन इस्तेमाल उनका कोई और करेगा, चूँकि सबको वोट डालनी है। हम तो इसके लिए सेपरेट इलेक्टेड चाहते थे कि जिस सीट पर SC लड़े, जिस सीट पर OBC लड़े, जिस सीट पर मुस्लिम लड़े, जो सीट जिसके हिस्से में आए वहाँ केवल उसी समाज के लोग तय करें कि हमारा नेता कौन होगा। सबका मामला उसमें नहीं होना चाहिए। ये सेपरेट इलेक्टेड था। गांधी जी ने यानी 2 वोट का अधिकार हमें दे दिया। हमें बाबा साहब ने अंग्रेजों से 2 वोट का अधिकार दिलवाया। गांधी जी ने आमरण अनशन करके हमारा जो 2 वोट का अधिकार था उसको पुणे पैक्ट में जो। ये थे कद्दावर नेता विनोद तेजियान जी। इनकी बात आपको कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।